नमस्कार दोस्तों। जीके के एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। प्रश्न आपको दिख रहा है। प्रश्न है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी कहाँ है? तो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी, अकादमी मतलब कि जहाँ पे उड़ान से संबंधित ट्रेनिंग दी जाती है। मतलब कोई एयरपोर्ट नहीं, ट्रेनिंग जहाँ दी जाती है, स्कूल, कोई संस्था जहाँ पे जो है उड़ाने के लिए सिखाया जाता है। तो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान एकेडमी कहाँ है? तो इसका जो है सही आंसर है रायबरेली। तो रायबरेली में है। अमेठी रायबरेली सट के है, तो अमेठी रायबरेली के पास में है ये। तो अमेठी तो दिया नहीं है, तो इसका सही आंसर है रायबरेली। अमेठी कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। रायबरेली अमेठी, यहीं से गांधी परिवार चुनाव लड़ता है। तो इसका सही आंसर है रायबरेली में है। अब यहाँ पे कुछ लोग को ये समझ में आता होगा, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान एकेडमी, ध्यान से ना पढ़ करके वो बोलेंगे इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो इंदिरा गांधी नेशनल एयरपोर्ट दिल्ली में है। तो दिल्ली को टिक नहीं करना है। क्या पूछ रहा है? एकेडमी, मतलब जहाँ पे पढ़ाया जाता है कि प्लेन को, फाइटर को कैसे उड़ाया जाता है। मतलब वो स्कूल, वो ट्रेनिंग सेंटर, क्या होता है यहाँ पे? ट्रेनिंग होता है। तो उस ट्रेनिंग सेंटर को पूछ रहा है कि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय ट्रेनिंग सेंटर यानी कि उड़ान अकेडमी कहाँ है, जहाँ पर हवाई जहाज और फाइटर जहाज, हेलीकॉप्टर, इन सब की ट्रेनिंग दी जाती है। तो उसका आंसर है बी, रायबरेली में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रायद्वीप भारत की कौन सी नदी अरब सागर में नहीं मिलती है? अब आपको पहला शब्द ही जो है परेशान कर रहा है कि प्रायद्वीप भारत क्या है। तो देखिए, जमीन के मेन हिस्से से सटा हुआ वो हिस्सा जो तीन तरफ समुद्र से घिरा होता है। इधर भी समुद्र है, इधर भी समुद्र है, इधर भी समुद्र है। ऐसे तो ये लाइन सीधी सीधी है, लेकिन इसमें बहुत से छोटे 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 उभार निकले हुए हैं जो कि जमीन के तीन तरफ से घिरे हुए हैं। देखिए, एक यहाँ पर भी, इधर भी समुद्र है, इधर भी समुद्र, सामने समुद्र, ये। तो ऐसे भारत के इस हिस्से को, भारत के पश्चिमी तट को, समुद्र से लगे हुए पश्चिमी तट को प्रायद्वीप भारत कहते हैं। क्या बोलते हैं? प्रायद्वीप भारत। इसमें पूछ रहा है कि प्रायद्वीपीय भारत की कौन सी नदी अरब सागर में नहीं मिलती है। तो अरब सागर भारत के पश्चिम वाला, और ये पाकिस्तान से सटा हुआ ये वाला हिस्सा, ये क्या है? पाकिस्तान। ये भारत का हिस्सा है। ये क्या है? गुजरात। ये क्या है? सॉरी, ये जो है ये
ये राजस्थान है, ये गुजरात है, ये एमपी है, मध्य प्रदेश, ये केरल है, तमिलनाडु, कर्नाटक। इस बार का जो प्रश्न है आपका वो थोड़ा सा ज्यादा समझाने वाला है। महाराष्ट्र की मतलब कोई नदी दी है तो कहां से कहां तक जाती है, तो इसमें बोल रहा है कि कौन सी नदी ये क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में नहीं मिलती है? तो पेरियार नदी कहाँ है? पेरियार नदी केरल में है, केरल की सबसे बड़ी नदी, केरल की जीवन रेखा भी बोलते हैं इसको। ये कहाँ है? केरल में। और थोड़ा डिटेल में जानना होगा। केरल में है और ये तमिलनाडु से आती है, केरल के कोच्चि में, केरल की कोच्चि में जो कि अरब सागर के किनारे है, यहाँ की गिर जाती है। यानी कि ये अरब सागर में गिरती है। कहाँ गिरती है? अरब सागर में। सटीक जानकारी होनी चाहिए कौन नदी कहाँ है। कावेरी नदी आपका जो है ये कर्नाटक के ब्रह्म पश्चिमी घाट से, कर्नाटक के पश्चिमी घाट से तमिलनाडु होते हुए बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ये कर्नाटक के बाद तमिलनाडु में जाती है, फिर कहाँ जाती है? बंगाल की खाड़ी। यानी कि ये नदी जो है अरब सागर में नहीं गिरती है। कावेरी नदी। नर्मदा नदी कहाँ से जाती है? नर्मदा नदी जो है एमपी के अमरकंटक से, एमपी मध्य प्रदेश के अमरकंटक से अमरकंटक से महाराष्ट्र गुजरात होते हुए महाराष्ट्र, फिर गुजरात, फिर खंभात खाड़ी में जाके गिरती है। खंभात खाड़ी, नर्मदा नदी। ऐसे ही ताप्ती नदी भी जो है एमपी के सतपुड़ा से मध्य प्रदेश के सतपुड़ा पहाड़,
सतपुड़ा पहाड़ से निकलती है और जाके महाराष्ट्र गुजरात से होते हुए ये भी जाके खंभात की खाड़ी में गिरती है। तो आपका सही आंसर है कावेरी नदी। कावेरी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है, बाकी सब जो है अरब सागर में गिरती है। खंभात खाड़ी कहाँ पे है? सूरत शहर के पास में है। सूरत शहर तो गुजरात के सूरत शहर के पास में है, वहां पे खंभात खाड़ी है। वहां पे नर्मदा भी जाके गिरती है और ताप्ती भी गिरती है। और पेरियार नदी जो है केरल, तमिलनाडु से लेके केरल जाती है, केरल से जो है कोच्चि में जाके गिर जाती है अरब सागर में। तो इसका सही आंसर क्या होगा? कावेरी नदी। तो मतलब एक क्वेश्चन के 4 आंसर दिए, तो अगर आपको चारों पता होगा तो आपको सही आंसर पता करने में और आसानी हो जाएगी। और बाद में अगर नेक्स्ट क्वेश्चन में कभी आगे क्वेश्चन आएगा तो इनके बारे में तो ये भी आपको तैयार हो जाएगा। तो एक के साथ आपने 4 क्वेश्चन तैयार कर लिया एक क्वेश्चन के साथ, कि पेरियार नदी कहाँ है, कावेरी नदी कहाँ है, कैसे कैसे जाती है, नर्मदा नदी कैसे कैसे जाती है, ताप्ती नदी कैसे कैसे जाती है। तो ये बात देखिए, पेरियार नदी जो है ये पेरियार नदी ऐसे जाती है। पेरियार नदी के बारे में बहुत पूछता है, ये केरल की जीवन रेखा है। कावेरी नदी कैसे जाती है? तो ये कर्नाटक से निकल के कर्नाटक के ब्रह्मगिरी पहाड़ी से निकल के तमिलनाडु होते हुए, ब्रह्मगिरी पहाड़ी निकल के तमिलनाडु होते हुए बंगाल की खाड़ी में जाके गिरती है। और ये कई हिस्सों में ऐसे ऐसे गिरती है। ये कौन सी नदी है? कावेरी नदी। अच्छा, नर्मदा नदी एमपी मध्य प्रदेश, तो ये है राजस्थान गुजरात, और ये है उत्तर प्रदेश यूपी, ये हो गया राजस्थान, ये हो गया गुजरात, ये हो गया एमपी। एमपी के अमरकंटक से निकल के महाराष्ट्र होते हुए गुजरात के सूरत के पास में जाके खंभात खाड़ी में मिलती है। तो ये कौन सी नदी हो गई आपकी? नर्मदा। और कावेरी नदी हो गया, नर्मदा हो गया, पेरियार हो गया, ताप्ती। मध्य प्रदेश के सतपुड़ा से महाराष्ट्र गुजरात होते हुए ये भी खंभात की खाड़ी में जाके जो है, ये जो है ये भी यहीं पे आज की गिरती है। तो ये हो गया ताप्ती।
ऐसा जो है समझो कि मन में बैठ जाए। केवल किसी प्रश्न का ये सही आंसर है ये बता देना तो बहुत आसान है, लेकिन और भी बातों को जान लेना उसी के साथ साथ आपके कई प्रश्न तैयार हो जाएंगे। अच्छा, अगला प्रश्न है, नक्शे पर क्षेत्रफल मापने के लिए प्रयुक्त यंत्र को क्या कहते हैं? तो नक्शे पर क्षेत्रफल मापने के लिए जो है प्लेनोमीटर यूज होता है। आपका आंसर सही है। ए वाला, इससे क्या मापते हैं? क्षेत्रफल। क्षेत्रफल मापने के लिए, नक्शे पर क्षेत्रफल मापने के लिए प्लेनोमीटर का यूज करते हैं, जमीन पर नहीं, नक्शे पे। तो ये बाकी क्या है, अगर ये इससे संबंधित क्वेश्चन पूछ दे तो इन्हें भी जानना जरूरी है। आइडोग्राफ क्या है, पेंटोग्राफ क्या है, ओपिसोमीटर क्या है, एक और दूध को मापने वाला लैक्टोमीटर होता है, तो लैक्टोमीटर क्या है। तो ज्यादा आपको जानकारी लेना है, ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, सब कुछ क्लियर रखेंगे तो करेक्ट आंसर पता चलेगा। इधर उधर की कोई बात नहीं, सीधे क्वेश्चन और उसके आंसर पर ही जो है डिस्कशन। तो प्लेनोमीटर तो क्षेत्रफल मापता है, किस पर मापता है? नक्शा कोई बना हुआ है तो उस नक्शे के ये हिस्से का क्षेत्रफल कितना हुआ, इसका कितना हुआ, इसका कितना हुआ, इसका कितना हुआ, ये ऐसे से क्षेत्रफल मापते हैं, जो कि हमारा लेखपाल पटवारी पास नक्शा होता है, तो उसके क्षेत्रफल को प्लेनोमीटर से मापते हैं। अच्छा, आइडोग्राफ क्या है? ये भाव चित्र को, जैसे कोई मूर्ति है तो वो हंसते हुए है या क्रोध में है, तो किसी भी चित्रकारी को, मूर्ति को या किसी व्यक्ति के भाव को जो है जो मापता है उसको आइडोग्राफ बोलते हैं। क्या होता है? भाव चित्र, भाव चित्र। मनोवैज्ञानिक माप, ठीक है, क्या आता है? मनोवैज्ञानिक लोग करते हैं। भाव भंगिमा को पढ़ना, ये होता है आइडोग्राफ। आपका आंसर तो सीधे एक ही है, कोई चारों नहीं है, लेकिन अगर इनको भी समझ लेंगे तो ये आपके लिए सही रहेगा। और पेंटोग्राफ क्या है? ये बिजली को मापता है। किसको मापता है? बिजली। रेलवे में यूज होता है, करंट, वोल्टेज, इन सब को मापने में काम आता है। पेंटोग्राफ हाई वोल्टेज को मापने में काम आता है। वैसे तो मल्टीमीटर होता है 220 240 वोल्ट नापने के लिए, 12 वोल्ट नापने के लिए। क्या होता है बिजली नापने के लिए? और छोटा यंत्र क्या होता है? मल्टीमीटर। तो किससे मापते हैं? मल्टीमीटर। ये छोटे मोटे इलेक्ट्रीशियन के पास होता है मल्टीमीटर, घरों में भी लोगों के होता है, लेकिन हाई करंट, हाई वोल्टेज को नापने के लिए रेलवे में पेंटोग्राफ का यूज करते हैं। ओपिसोमीटर सड़क की लंबाई नापने में, सड़क या नदी की लंबाई, सड़क या नदी की
लंबाई नापने में। ये आपने देखा भी होगा ओपिसोमीटर। ओपिसोमीटर कैसा होता है? देखो, एक पकड़ने का हत्था होता है ऐसे, और इसमें ऐसे पहिया होता है। इसी को पकड़ के चलता है कोई, तो ये जो है बताता है कि ये कितने किलोमीटर हो गया है। ऐसे रोड पे लेके इसको चलाया जाता है। तो यहाँ से यहाँ अगर ये चल चल के बताता है कि ये 5 किलोमीटर हो गया, फिर यहाँ तक ये 1 किलोमीटर और बढ़ गया, 6 किलोमीटर हो गया। तो रोड की लंबाई नापने के लिए ओपिसोमीटर का यूज करते हैं। तो प्रश्न क्या था कि नक्शे पर क्षेत्रफल मापने के लिए क्या यूज करते हैं? प्लेनोमीटर। सिंपल सा, 10 सेकंड के अंदर बात खत्म हो गई, जानकारी है आपको। आप नेक्स्ट क्वेश्चन को करेंगे जब एग्जाम में बैठेंगे तो। लेकिन अभी पढ़ने के लिए आपको ये भी जानना जरूरी है, ये भी जानना जरूरी है, ये भी और ये भी। ये बिजली मापता है, ये सड़क और नदी की लंबाई को मापता है। तो ये है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में कुल कितनी अस्थियां होती हैं? अस्थियां मतलब हड्डियां। तो आपने मुन्ना भाई MBBS मूवी देखी होगी, कहीं से भी ना पता चले, डॉक्टर ने बताया हो, तैयारी में ना पता चला हो, तो समझाने के लिए आपको बता रहा हूं। मुन्ना भाई MBBS, इस फिल्म में संजय दत्त बोलता है, जब वो मेडिकल कॉलेज में पढ़ने जाता है तो अपने दोस्त को बताता है कि अभी भाई तुम्हें पता नहीं कि हमारे शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं, जिसको हम लोग बहुत आसानी से जो गुंडे थे तोड़ देते थे, तो कितनी हड्डियां होती हैं? तो वो बताता है कि नहीं, हमारे शरीर में 206 हड्डियां होती हैं। कितनी हड्डियां होती हैं? 206। एक सिंपल सा क्वेश्चन है, यहाँ पे 187, 287, 306 समझाने का कोई तुक नहीं है, इससे कोई मतलब नहीं है। तो आपको कंफ्यूज करने के लिए हो सकता है आपने सुना हो 206, कंफ्यूज हो गए 306, अरे यार ये सही है 306, नहीं कोई करता है 206। तो तैयारी करते समय भी लोग कंफ्यूज करते हैं, तो आप एकदम करेक्ट जानिए, 206 हड्डियां होती हैं। और जब कोई बच्चा पैदा होता है, शिशु, छोटे बच्चे में यानी कि पैदा हुए बच्चे में, शिशु में 300 हड्डियां होती हैं। कितनी होती हैं? 300 हड्डियां छोटे बच्चे में। लेकिन बाद में 300 में से बहुत सी हड्डियां जुड़ के जो है 2 से 1 हो जाती हैं, तो कुल 206 बन जाती हैं। तो इसका ये वाला आंसर सही है। मानव शरीर में, मानव मतलब कि जो बड़ा हो चुका है, छोटा बच्चा नहीं है वो, ये भी मानव शरीर है, लेकिन इसके लिए अलग से बताया जा रहा है। मैं बता रहा हूं कि शिशु में 300 हड्डियां होती हैं, लेकिन बाद में वो सब जुड़ के 206 हो जाती हैं। तो इसका आंसर सी वाला सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में संक्रमण को रोकने में मदद करने वाला विटामिन, तो ये तो सब लोग जानते होंगे, आप लोग भी जानते होंगे। विटामिन सी जो कि नींबू में पाया जाता है, खट्टे फलों में पाया जाता है, सेब में, संतरे में, हर जगह। तो विटामिन सी जो है इन्फेक्शन को कम करने में मदद करता है। तो इसीलिए किसी को बहुत ज़्यादा लेट्रिन हो रही है तब भी, गर्मी लग गई तब भी, किसी भी वजह से वो परेशान हो गया, संक्रमण हो गया, तो वो विटामिन सी का यूज़ करता है, तो उसको बहुत राहत मिलती है। जो दवाइयाँ भी डॉक्टर देता है संक्रमण के केस में, एक विटामिन सी की टेबलेट भी दे देता है।
तो विटामिन सी, और इस विटामिन सी का उपयोग जो है कोरोना टाइम में बहुत ज़्यादा हुआ था। सबको जो है विटामिन सी डॉक्टर जरूर देता था ताकि उसको संक्रमण ना हो। तो विटामिन सी का ये उपयोग है कि ये संक्रमण को रोकने में मदद करता है। तो ये थे कुछ प्रश्न जिनको बहुत ही डिटेल में समझाना पड़ा मुझे, ताकि आपको सारे प्रश्नों का जो है सही से जवाब मिल जाए। तो देखिए, बाकी इसमें एक और बता सकते हैं हम, विटामिन ई आँख के लिए फायदेमंद है। विटामिन बी स्किन के लिए, स्किन के लिए मतलब त्वचा के लिए, त्वचा के लिए फायदेमंद है। विटामिन सी संक्रमण रोकता है। संक्रमण, आपके शरीर में जो कोलेजन है उसको ठीक करता है और फालतू चीजों को शरीर से निकालता है और शरीर को शुद्ध करता है।